नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 27 जिसका नाम है जल का भूमंडलीय वितरण। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर जो कितने प्रतिशत पानी है जो कि अलवणीय प्रकार का है और कितने प्रतिशत पानी है जो कि लवणीय प्रकार का है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जल चक्र के बारे में और जल की आवश्यकता के बारे में। देखिए, वैश्विक जल चक्र तो जल की सभी प्रकार की अवस्थाओं ठोस, द्रव और वाष्प की एक लगातार चलने वाली तंत्र द्वारा आपूर्ति जल चक्र कहलाता है। अब ये जल चक्र चलता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर महासागर उपस्थित है, ठीक है, महासागर है, नदियां हैं। तो यहाँ से जो सूर्य है उसके प्रकाश की वजह से क्या होता है, सौर ऊर्जा है ना, यानी कि प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है उसकी वजह से ये जो पानी होता है वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो पानी यहाँ से द्रव से कैसी अवस्था में आया, द्रव से वाष्प अवस्था में आया और ऊपर की साइड चला गया। तो ये द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाना यानी कि पानी का उड़ना यहाँ पर क्या कहलाता है, इसको अपन कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा है क्या क्या सिर्फ ये जो आपके सतही जल है, महासागर, नदी, झील, इनसे ही पानी वाष्पित होता है? पेड़ पौधों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। कैसे? तो आपको पता है पत्तियों में आपके क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो ये जो रंध्र है वो खुलते और बंद होते रहते हैं जिससे ये जो पानी है वो आपके वाष्प बनकर ऊपर जाता है। तो यहाँ से आपके पानी बन गया कैसी अवस्था में, वाष्प अवस्था में ऊपर चला गया। ठीक है, अब ऊपर जाकर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ऊपर जाकर टेम्परेचर क्या है, कम। तापमान कम होने की वजह से ये जो वाष्प अवस्था है वापस से कैसे बदल जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो अब ये जो द्रव अवस्था में आपके पानी आ गया ऊपर, फिर ये वर्षा के रूप में अपनी पृथ्वी पर वापस आता है। कैसे? वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। अब ये आपके बूंदाबांदी भी हो सकती है, ठीक है, भारी वर्षा भी हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, भारी वर्षा हो सकती है, आपके ये ओले भी हो सकते हैं। तो ये सारे आपके पृथ्वी पर नीचे आते हैं। अब ये जो पानी पृथ्वी पर आता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी का अवशोषण भी करते हैं। पानी का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो वही आपके वापस से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। पानी जो है पेड़ पौधों ने अवशोषित किया और फिर वही आपके वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पानी जो है वाष्प बनकर उड़ गया। तो इस तरीके से पूरा चक्र यहाँ पर चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर, किस तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जल जो है वो परिवर्तित होता रहता है और इस तरीके से जल चक्र कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए देखिए, चक्र सौर ऊर्जा के द्वारा चलाया जाता है। इस लगातार चलने वाले जल चक्र में वायुमंडल, भूमि और महासागरों के विभिन्न प्रक्रम चलते रहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपके, ये बहता हुआ जल है जिसमें क्या हुआ, इवेपोरेशन, उद्वाष्पन हुआ, जिसकी वजह से पानी वाष्प बनकर उड़ गया और ऊपर जाकर तापमान कम होने की वजह से ये वापस से संघनित हो गया यानी कि द्रव अवस्था में आ गया और बर्फ, वर्षा और ओस के रूप में या ओले के रूप में ये नीचे आ गया। जो आपके महासागर, नदियां यानी कि सतही जल वाष्प बनकर जाता है, वैसे ही जो आपके पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो रंध्र आपके खुलते और बंद होते हैं जिससे पानी वाष्प बनकर जाता है। उसको हम कहते हैं इवापोरेशन, जो सतही जल जाता है, और जो पेड़ पौधों से जाता है उसको अपन कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा जल जो है वो जल चक्र के रूप में चलता रहता है। देखिए,
जल चक्र में 3 प्रमुख प्रक्रम सम्मिलित किए गए हैं। उद्वाष्पन, इवेपोरेशन जिसे अपन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन जिसे इवेपो ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन, सतही वाय यानी कि सरफेस रन ऑफ। देखिए, वायुमंडलीय जल, सतही जल एवं भूमिगत जल, ये सभी प्रकार के जल इस जल चक्र का भाग है। कैसे भाग है? तो सतही जल आपका क्या होता है? इवेपोरेट होता है, वाष्प बनकर उड़ता है। आपके जो वायुमंडलीय जल है वो आपके वाष्प बन के ऊपर गया वायुमंडल में और फिर वहां पर संघनित हुआ, वापस से वर्षा के रूप में नीचे आया। और भूमिगत जल, पेड़ पौधे क्या करते हैं? इस भूमिगत जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा जल चक्र चलता रहता है। उद्वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन, पृथ्वी की सतह पर जल के सबसे बड़े भंडार के रूप में क्या है? आपके महासागर। अध्ययनों से पता चलता है कि महासागर, सागर व अन्य जल स्रोत जैसे कि झील है, समुद्र है, तालाब है, करीबन 90% वाष्प को प्रतिदिन उद्वाष्पन के रूप के द्वारा वायुमंडल में पहुंचाते हैं। यानी कि यहाँ से पानी इवेपोरेट होता है सूर्य के प्रकाश की वजह से। उद्वाष्पन, गर्म करने पर द्रवीय जल का वाष्प के रूप में होने वाला अवस्था परिवर्तन। तो जो द्रवीय जल है वो आपका क्या हो गया? वाष्पित हो गया। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? यह है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प में बदल जाता है। ठोस अवस्था में और सीधे वाष्प में जा रहा है। पौधे से भी वायुमंडल में पानी की लगभग 10% क्या होती है? क्षति यानी कि हानि होती है। अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन, तो देखो, जब पानी निम्न वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उठती हुई वायु धाराओं द्वारा ऊपर की ओर ले जाई जाती है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने के बाद यह वायु ठंडी हो जाती है और जलवाष्प को पकड़े रखने की उसकी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके कारण अतिरिक्त पानी की मात्रा संघनित हो जाती है, यानी कि जो अणु है वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके वाष्प से द्रव अवस्था में बदल जाता है, अर्थात वाष्प द्रव में बदल जाती है और बादल की बूंदें बन जाती है। ये बूंदें अंततः आकार में बढ़ती जाती है और अवक्षेपण का कारण बनती है। तो एक अवक्षेपण का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, 4 प्रमुख प्रकार के अवक्षेपणों के नाम बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फ और ओले हैं। तो जैसे पानी फिर आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है, फिर वो आपके वर्षा के रूप में नीचे आता है। सतही प्रवाह, सरफेस रन ऑफ किसे कहते हैं? तो देखो, जब अवक्षेपण भूमि पर गिरने लगता है तब यह बहुत से मार्ग से होकर गुजरता है। उसमें से कुछ भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में वापस चला जाता है, कुछ भाग भूमि में चला जाता है और भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो जाता है। भूमिगत जल मृदा में 2 परतों के रूप में पाया जाता है। देखो कौन कौन से? वातन क्षेत्र और संतृप्ति क्षेत्र। देखो, वातन क्षेत्र क्या होता है? जहां पर खाली स्थान पानी से पूरी तरह भर जाते हैं वो आपके वातन क्षेत्र कहलाते हैं। और संतृप्ति क्षेत्र आपके क्या कहलाते हैं? जहां पर खाली स्थान पानी के साथ साथ हवा से भी भर जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमा को जलतालिका कहा जाता है, जो कभी उठती या फिर कभी गिरती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके जल चक्र जो है वो चलता रहता है। पानी लगातार वाष्प बनता, संघनित एवं अवक्षेपित होता रहता है। वाष्पन की दर और अवक्षेपण की दर वैश्विक स्तर पर समान होती है। तो ये तो बात हुई अपने यहाँ पर किसकी? जल चक्र की। आगे देखिए, जल संतुलन और जल संग्रहण। जल चक्र में जल का अनुमानित कुल आयतन लगभग 1384 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। वैश्विक जल चक्र में बहुत से जटिल पथ एवं संग्राहक होते हैं। अलवण जल का अधिकतम भाग बर्फ, ध्रुवीय शिखरों और हिम शिखरों के रूप में भंडारित रहता है। तो देखो, भंडार और इनका प्रतिशत, महासागर 97.71%, हिमच्छद यानी कि हिम शिखर 1.9%, भूमिगत जल 0.5%, मृदा वाष्प 0.01%, झील और नदियां 0.009% और वायुमंडल
0.0001%। तो इस तरीके से ये जो जल है वो भंडारित है हमारी पृथ्वी पर। जल चक्र में नदियों की एक जीवंत भूमिका होती है, फिर भी ये जल भंडारण का मुख्य स्रोत नहीं होती है, वे भंडार की बजाय वाहिका होती है। जो नदियां होती है वो आपकी बहती ही रहती है, तो भंडार नहीं करती है, ये आपके बहती है। देखा है ना आपने कि ये नदियां यहाँ से यहाँ होकर बहती है, महासागर तो एक ही जगह पर स्थित है। देखो, झीलें नदियों की तुलना में अधिक जल भंडारण करती हैं और काफी लंबे समय के लिए करती है। सभी एलिमेंट जल का 2/3 भाग विश्व की 250 बड़ी झीलों की सतह पर भंडारित होता है। तो नदियां जो है वो पानी का भंडारण नहीं करती, जबकि जो झीलें होती है वो इन नदियों के कंपैरिजन में ज्यादा भंडारण करके रखती है। महासागर, हिम शिखर और ग्लेशियर लंबे समय तक रहने वाले क्या है, भंडार है, जबकि नदी और वायुमंडल कम समय तक रहने वाले भंडार है। लेकिन अगर अपन बात करें हिम शिखरों की, तो अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा, वैश्विक ऊष्मन होता रहा, तो ये हिम शिखर जल्दी ही आपके पिघलने लग जाएंगे, ग्लेशियर्स, और प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगेंगी। वैश्विक जल चक्र भंडारण समय, तो देखिए, पौधे एवं जंतु 1 सप्ताह के लिए, वायुमंडल 8 से 10 दिन के लिए, नदियां 2 सप्ताह तक, मृदा 2 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष तक, झीलें, जलाशय, आर्द्रभूमि वर्षों तक, भूमिगत जल दिनों से लेकर हजारों वर्षों तक, बर्फ हजारों वर्षों तक और महासागर हजारों वर्षों तक। तो यहाँ पर प्रारूपिक ठहराव समय है कि कहां कहां पर कितने समय पानी रुकता है। जल चक्र में होने वाले परिवर्तन, तो देखो, मानव प्रक्रियाएं वैश्विक जल चक्र में कई तरीकों से बदलाव कर सकती है। महासागर महाद्वीपों पर जलवाष्प की गति को वायु प्रदूषण द्वारा बदला जा सकता है, जिसके कारण वैश्विक ऊष्मन हो सकता है। तो आपको पता है कि हमारे इन क्रियाकलापों की वजह से परिवहन के इतने साधन, उद्योग धंधे खोल दिए, हर एक चीज से प्रदूषण कर रहे हैं, उसकी वजह से इन सब पर प्रभाव पड़ सकता है। शहरीकरण या जलाशयों के विकास से उद्वाष्पन की दर प्रभावित होती है। नदी चैनलों की लंबाई या घनत्व में बढ़ाव या घटाव परोक्ष रूप से नदी के प्रवाह को बदल सकती है। भूमिगत जल की अधिक मात्रा बाहर निकालने के कारण जल तालिका नीचे आती है। वनोन्मूलन, फसलीकरण आदि से वनस्पति पैटर्न में बदलाव होता है, जिससे जल की मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये सारी क्या है आपके आज की इस क्लास में हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना जल आपके भंडारित है। दूसरा हमने देखा है जल चक्र किस प्रकार से जल जो है वो विभिन्न अवस्थाओं में आता है और इस पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में ये जल चक्र चलता रहता है, और क्या क्या हमारी वजह से, मानव क्रियाकलापों की वजह से जल चक्र में परिवर्तन आता है, वो हमने आज की क्लास में देखा। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक करें। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।